जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में यूपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़े थे। उसके अंतर्गत यूपी के इंडस्ट्रीज़ के क्या शेयर हैं जीडीपी में और इंडस्ट्री की का क्या रोल है, क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्रीज़ के, स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं उन चैलेंजेस के रिजोल्यूशन के लिए। आज की उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ इन यूपी। तो व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ को किन आधार पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो यूपी में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मेजर इंडस्ट्रीज़, फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया। एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, टूरिज्म, माइनिंग, सर्विसेज एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। ये मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि उत्तर प्रदेश में वेरी पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनका बहुत ज़्यादा रोल है जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में और ऑल ओवर यूपी की इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेंशन्ड हियर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एज शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, डेयरी, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब कि वो इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सब्सटेंस से ड्राइव किया जाए, जो जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर आधारित हो। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ की जाएं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर उसको सिंथेसाइजिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उसको हमने क्या कहा, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो such industries which derive its raw material from the agricultural sources is called agro-based industries. वो इंडस्ट्री जो कि अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेते हैं उनको एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री करते हैं। पहले नंबर पे हमने यहाँ पे देखा वो है शुगर। शुगर इंडस्ट्री यूपी में बहुत बड़ा रोल है। ऑल इंडिया अगर हम बात करें शुगर कैन प्रोडक्शन में तो यूपी फर्स्ट पे है। ऑल इंडिया शुगर कैन प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट पे है। यूपी में जो शुगर की बात करें, वनली शुगर, एक तो शुगर कैन है, एक शुगर है। शुगर जैसे मान लेते हैं कि शुगर कैन तो यूपी फर्स्ट है शुगर कैन में। पूरी इंडिया का 46% शुगर कैन यूपी में वनली पैदा होता है। सेकंड नंबर पे हमारा है शुगर कैन के बाद जो है शुगर में यूपी जो है सेकंड पोजीशन पे है, फर्स्ट में महाराष्ट्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रॉ मटेरियल है शुगर कैन यानी गन्ना का बहुत बड़ी मात्रा गन्ने की वो खंडसारी, गुड़, जगेरी में यूज़ कर दी जाती है, जो क्रेशर और कोल्हू होते हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है इसका रॉ मटेरियल। तो पहली चीज़ क्या है कि शुगर बेस्ड इंडस्ट्रीज यूपी में बहुत ज़्यादा है। ये मेनली दो एरियाज में लोकेटेड हैं। एक तो आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपर गंगा दोआब का मतलब कि रोहेलखंड प्लेन। और दूसरे नंबर पे जो एरियाज हैं वो हैं आपका तराई। अपर गंगा दोआब में जो मेजर मिल हैं वो जो इसका एपिसेंटर है या लोकेटिंग एरियाज है, लोकेशन एरियाज, उसमें आपका मुजफ्फरनगर वो एपिसेंटर है। मुजफ्फरनगर क्या है, शुगर कैन का एपिसेंटर है। वहाँ पे बजाज की बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं। उसके अलावा शामली बगल में है, सहारनपुर है, मेरठ है, अमरोहा मुरादाबाद का जोन है। ये सारे रोहेलखंड या अपर गंगा दोआब रीजन में आ गए। आपका जो ये तराई बेल्ट है यहाँ पे भी शुगर कैन की बहुत शुगर बेस्ड फैक्ट्रियाँ हैं। उसमें आपका लखीमपुर खीरी है, बलरामपुर है, गोंडा है, बहराइच है और शाहजहांपुर है। उसके अलावा कुशीनगर है, गोरखपुर है, देवरिया है। ये जो तराई बेल्ट है उसमें भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। तो शुगर फैक्ट्रीज यूपी में जो है डोमिनेटेड है। नेक्स्ट नंबर पे हमने क्या देखा यहाँ पे कि कॉटन इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो कॉटन का जो रॉ मटेरियल है वो डिराइव कहाँ से किया जाता है। एक तो आपका रोहेलखंड, दूसरे नंबर पे बुंदेलखंड। यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब कि प्रोडक्शन में है भी और पोटेंशियल्स भी है। तो जो रोहेलखंड का मतलब कि आपका ये है जो अपर गंगा दोआब है यानी मेरठ और उसके वेस्ट यूपी का जो जोन,
और बुंदेलखंड का मतलब कि झांसी और उसके सराउंडिंग एरियाज, यहाँ पे पोटेंशियल है किसके, कॉटन के प्रोडक्शन के। और कॉटन के प्रोडक्शन में यूपी जो है इंडिया में 3rd नंबर पे पोजीशन पे अप्रोक्सीमेट रहता है। उसके अलावा वूलन प्रोडक्शन भी यूपी में बहुत ज्यादा फेमस है। पहले नंबर पे जो ब्रिटिश पीरियड ने जो वूल बेस इंडस्ट्री लगाई थी वो लाल इमली में लगाई थी, कानपुर में। कहां पे लगाई थी, लाल इमली। ये 1876 में ब्रिटिश ने लाल इमली यानी कानपुर में एक जगह है वहां पे एक इंडस्ट्री लगाई थी, वूल बेस इंडस्ट्री। वूल बेस इंडस्ट्री जो है बहुत सक्सेस रही काफी दिनों तक। आज के टाइम पे इसकी हालत बहुत ही डिलेपिडेटेड है और ये जो है रूइनिंग कंडीशन में है, यानी कि डिमिनिश फॉर्म में है ये इंडस्ट्री। और इससे लाल इमली में जो है इसके नाम से एक ब्रांड भी आता है, लाल इमली क्लॉथेस, जो कि ऊल से बने रहते थे, बहुत ही स्पेसिफिक होता था। उस टाइम इंडिया में और वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करता था, तो ये कानपुर में हुआ करती थी। आज भी ये इंडस्ट्री है, या हो सकता है कि इसका सब्सिडी टाइप में कुछ इसका वर्क चलता रहता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपका जो है धरीवाल करके जगह है, धरीवाल इंडस्ट्री जो है आपके मिर्जापुर में है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि ऊल बेस्ड इंडस्ट्री है। उसके अलावा ऊल से बहुत सारी जगहों पे कारपेट बनता है। कारपेट का जो रॉ मटेरियल है वो मेनली ऊल है। तो कारपेट में देखिए भदोही है, मिर्जापुर है, सीतापुर है, आगरा है, इन सब जगहों पे यूपी में कारपेट बनते हैं। कहाँ कहाँ, भदोही, मिर्जापुर, सीतापुर, आगरा। तो ये कारपेट जो है मेनली आपका ऊल से जो है बनाया जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा मतलब कि फेमस इंडस्ट्री। अच्छा देखिए जूट है, जूट मिल भी यूपी में कुछ जगहों पे नंबर 1 पे शाहजनवा गोरखपुर में जगह पड़ता है, और उसके अलावा कानपुर में भी। ये जूट मिल जो है शाहजनवा गोरखपुर और कानपुर में है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जितने भी मेट्रो टाइप सिटीज हैं, बड़े बड़े सिटीज हैं, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि परतापुर एक इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रियल सेंटर है, जो कि मेरठ से आउटर साइड में है। मेरठ से 1-2 किलोमीटर दूर एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल हब है मेरठ का, वो इंडस्ट्रियल सेंटर है, इंडस्ट्रियल टाउन जो मेरठ का, उसका नाम क्या है, परतापुर है। ये सब आपको एग्जांपल में कोड भी करने हैं। तो वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। उसके अलावा जो है बरेली में है, मुरादाबाद में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, और वाराणसी, प्रयागराज, ये सब जगहों पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। जैसे जितने भी इमली चटनी और ये आपका कुरकुरे मुरमुरे टाइप जितनी चीजें बनती हैं, वो सारे के सारे नमकीन, चिप्स, बिस्किट वगैरह एक्सेट्रा जो है वो सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका लेदर इंडस्ट्री है। लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो यूपी में लेदर इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी जगहों पे है। नंबर 1 पे आपका आगरा है, नंबर दूसरे पे ये कानपुर है, आगरा है, और कानपुर, आगरा, और ये क्या कहते हैं इसका जो है एक जगह यहाँ पे है, अरे मेरठ के बगल में जो हापुड़। तो कानपुर है, आगरा है, हापुड़ है, इन सब जगहों पे जो है लेदर इंडस्ट्रीज वेल फ्लोरिश्ड है। उसके अलावा डेयरी इंडस्ट्री जो है आपका औरैया में डेयरी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। अलीगढ़ और उसके सराउंडिंग एरियाज में जो रूरल एरियाज है वहाँ पे डेयरी इंडस्ट्रीज, पूरी दिल्ली का एनसीआर का जो मिल्क सप्लाई है मोस्टली उन्हीं एरिया से होता है। मथुरा में भी डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, मथुरा के मतलब कोसी कला जो उसके सराउंडिंग एरियाज है वहाँ पे भी डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज्यादा वेल फ्लोरिश्ड है। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर में भी यूपी बहुत ज्यादा आगे है। उसमें जैसे लखनऊ है, उसके सराउंडिंग एरियाज में जो चटनी बनती है आम वाम की, और उसके अलावा ये जो सहारनपुर है, बिजनौर है, ये मेरठ का जोन है, वहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वेल फ्लोरिश है। फिशरीज जो है आपके इस टाइम जो है वेस्ट यूपी में और ईस्ट यूपी में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है फिशरीज का, लखनऊ और उसके सराउंडिंग एरियाज में। ये सारे के सारे एग्रोबेस इंडस्ट्री हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है पेपर मिल है। ये पेपर बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में देखिए पेपर है, आपका सिल्क है, मैच है, स्पोर्ट्स है, वेजिटेबल्स है। ये जो पेपर इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड भी है और आपका फॉरेस्ट बेस्ड भी है। मेनली ये फॉरेस्ट बेस्ड है बट एग्रो बेस्ड भी है। जैसे कि गन्ने का खोया, जैसे कि हम बगास कहते हैं, वो बगास जो है आपका मतलब कि उसका जो रॉ मटेरियल गन्ने का खोया होता है, उस खोए से जो पेपर बनता है, गत्ता वगैरह कहाँ पे, ये यहाँ पे क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर वगैरह में जो शुगर मिल्स हैं और मेरठ का जो जोन है वहाँ पे गत्ते की फैक्ट्रियां हैं कुछ, और वो अपना रॉ मटेरियल उसी गन्ने के खोए के तौर पे यूज करती हैं। तो पेपर मिल उस एरिया में है। उसके अलावा पेपर मिल आपका सवाई ग्रास वगैरह से बनता है यहाँ पे सहारनपुर में। तो सवाई ग्रास जो है भाबर ग्रास है, उससे बनता है आपका सहारनपुर में। पेपर मिल आपका गोरखपुर में भी है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है पेपर मिल कुछ थोड़े बहुत। उसके अलावा हैंडमेड पेपर मिल जो है आपका जालौन उरई में पड़ता है, जो कि एक यूनिक है, लोकल प्रोडक्ट है वहाँ का, ओडीओपी के तौर पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उसके अलावा पेपर की बात करते हैं हम, सिल्क।
यूपी में चारों तरह के जो वैरायटीज हैं सिल्क के, वो मतलब कि पाए जाते हैं। जैसे कि आपका मूंग हो गया, इरी हो गया और तसार हो गया, मलबरी, मूंग, मलबरी, मोगा, तसार, इरी, मलबरी, इरी, तसार, मोगा, ये चारों तरह की जो सिल्क की वैरायटीज हैं, सिल्क इंसेक्ट, वो आपके यहाँ पे पाए जाते हैं यूपी के अलग अलग पॉकेट्स में। उसमें जो फॉरेस्ट एरियाज हैं यूपी के, वहाँ पे ये सिल्क की मतलब कि एक तरह से खेती होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपका लखीमपुर खीरी है, आपका सोनभद्र है और चंदौली है और कानपुर के कुछ एरियाज हैं, उधर बहराइच है। तो इन सब जगहों पे आपकी जो है सिल्क होती है। तो लखीमपुर खीरी का जो बेल्ट है वो वहाँ पे दुधवा फॉरेस्ट रेंज है। गोरखपुर जो तराई बेल्ट वाला जो फॉरेस्ट है, जिसमें कटनिया घाट हो गया, सोहेलदेव वाला जो बेल्ट है, उसमें यहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है। उसके अलावा जो आपका वो बेल्ट है चंदौली और सोनभद्र वाला, वहाँ पे भी फॉरेस्टेड लैंड है। उस सब एरियाज में आपकी सिल्क की मतलब की खेती होती है या सिल्क के कीड़े उगाए बनाए जाते हैं। मैचेस, मैच का मतलब मैच बॉक्स यानी माचिस, माचिस या दिया सलाई भी कहते हैं। तो ये जो माचिस है, मैचेस, ये एक्चुअल में जो सॉफ्ट वुड होता है उसी की छोटी छोटी ऐसे तीलियां बनाई जाती हैं, वही इसका रॉ मटेरियल है। तो उस मामले में पॉपुलर ट्री अभी वेस्ट यूपी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। पॉपुलर ट्री वेस्ट यूपी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। उसके अंतर्गत जो है मैच के बहुत सारी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश हो गई यूपी में। खासकर मैचेस जो यूपी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उसमें नंबर 1 पे आपका जो है बरेली के में माचिस बनती है। बरेली में नंबर 1 पे है यूपी में। दूसरे नंबर में आपका गाजियाबाद में माचिस बनती है बहुत ज्यादा मात्रा में। तीसरे नंबर में मेरठ में भी बनती है और आपका रामपुर वगैरह में उसके पल्प और वुड और पल्प वगैरह जो है वहां से सप्लाई किए जाते हैं। और जो भी आपका तराई बेल्ट है या हिमालयन बेल्ट है, वहां से रॉ मटेरियल जो है इन एरियाज में आता है, क्योंकि ये नियर बाय भी हैं। तो नंबर 1 पे बरेली, गाजियाबाद और मेरठ, ये तीनों एरिया जो है बहुत ज्यादा मैच के लिए यूपी में प्रसिद्ध है, यानी माचिस या सलाई के लिए। आपका स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वैरायटीज ऑफ द स्पोर्ट पैदा बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं मेरठ में। मेरठ जो है स्पोर्ट्स का हब है। उसमें चाहे कि जिम के आइटम्स हों, चाहे आपका क्रिकेट हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और डिफेंस आइटम जो भी जैसे पैड वैड हुआ या जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे मेरठ में बनते हैं। मेरठ में स्पेशली जो है बल्ला यानी कि जो बैट्स बनता है क्रिकेट में, वो वर्ल्ड रिनाउंड है, वर्ल्ड फेम है। और उसके लिए जो एक ट्री यूज होती है, उसका ट्री जिस ट्री से बनता है वो विल्लो ट्री होती है। विल्लो ट्री जो है ये मेनली जो है हिमालयन एरियाज में वहाँ के एक तरह से स्पेसी है। विल्लो वुड से बनती है। ये किससे बनती है? विल्लो एक तरह से एक ट्री होती है जो कि हिमालयन एरियाज में पाई जाती है ये ट्री। और इससे क्या, इसका जो बैट है वो बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जल्दी टूटता नहीं है। विल्लो जो है ये वुड मेनली 2 तरह की होती है। एक कश्मीरी विल्लो है ट्री, और एक आपका जो है ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के विल्लो ट्री है। इंग्लैंड वाला मोर बेटर है कंपेयर टू कश्मीरी विल्लो से, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर और ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए। बट यहाँ मेरठ रोड में जो है वो आपका हिमालयन बेल्ट से जो सप्लाई है वुड का, विल्लो वुड का, उसी से बेल्ट बनता है। और यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, ये इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी इसके बैट्स वगैरह की सप्लाई होते हैं। उसके सराउंडिंग एरियाज में भी छोटे छोटे जो है मशीनियों में हैं, जिसमें कि कहीं पे शटल बनता है, कहीं भी बैडमिंटन बनता है, कहीं पे हॉकी का स्टिक बनता है, स्टैम्प बनता है। ये बहुत सारे अलग अलग जो है गुड्स वहाँ पे। चाइना में जो है एक हैंड बॉल होता है ऐसे गोल आकार का, बड़े बड़े साइज का, उसको कैसे थ्रो करते हैं, वो चाइना वाइना में भी सप्लाई होता है, ये यहीं से मेरठ से। और उसके अलावा स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स के मामले में मेरठ का जो कॉम्पिटिटिव सिटी है वो आपका जालंधर है। मेरठ का कॉम्पिटिटिव सिटी कौन सा है? जालंधर। जालंधर में जो है फर्स्ट नंबर पे है इंडिया का, सेकंड नंबर पे मेरठ आएगा। स्पोर्ट्स के मामले में मेरठ सेकंड नंबर पे आएगा। जालंधर मोस्ट जो है प्रोमिनेंट, मोस्ट सक्सेस है कंपेयर टू द मेरठ। उसके अलावा जो है वेजिटेबल ऑयल है, जिसको हम पाम ऑयल भी कहते हैं। मेनली यूपी में ये पैदा नहीं होता, ये यूपी में इंपोर्ट होता है आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और नाइजीरिया, इन सब जगहों से ये पाम ऑयल इंपोर्ट होता है। ये मेनली इक्वेटोरियल फॉरेस्ट टाइप फॉरेस्ट जो है, उसी में ये पाम ऑयल की जो पाम ट्री से मेनली पाम ऑयल निकाला जाता है। और उस ऑयल को फिर यहाँ पे ला करके बड़े बड़े कंटेनर में मेरठ में वहाँ पे पैकेजिंग होती है मेनली। तो ये पैकेजिंग के लिए मेनली कह सकते हैं पाम ऑयल के लिए जो है आपका कानपुर है, गाजियाबाद है, उसके अलावा अलीगढ़ है
अलीगढ़ के अलावा ये आपका जो है पाम ऑयल के लिए क्या है, कानपुर है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, और मोदी नगर है और प्रयागराज है। इन सब जगहों पे ये टेबल ऑयल जो है मेनली क्या है, पैकेजिंग किए जाते हैं या उसको थोड़ा बहुत रिफाइन या फिल्टर किया जाता है। कहाँ पे, हाइड्रोजनेटेड एक तरह से ऑयल है ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडस्ट्रीज में नंबर 1 पे हमने लिखा ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल जो है इंडिया के मेनली मेट्रो एरियाज में फैले हुए हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एग्जॉस्ट वगैरह शामली में बनाया जाता है, होंडा के जो प्लांट्स है आपके नोएडा में हैं, और उसके अलावा ये लखनऊ में एलएमएल, कानपुर में लखनऊ में एलएमएल यानी कि लोहिया मोटर्स लिमिटेड करके एलएमएल की 22 आती थी, और स्कूटी वगैरह के स्कूटर्स की भी बहुत सारे जो है हैं। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल्स की बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जो है नोएडा गाजियाबाद में आपका जो है ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स और फार्म से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स है, अप्लायंसेज और मशीनरी है वो बनाई जाती हैं। उसके अलावा आपका ये जो इंजीनियरिंग गुड्स है, इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब क्या ही होता है कि वो चीज़ जो कि आपका मैन्युफैक्चर्ड हो और उसका यूज़ जनरल लाइफ में हो और वो मैकेनाइज्ड हो, तो उसको इंजीनियरिंग गुड्स ऐसे कह देते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। जनरल लाइफ में कोई भी गुड्स जो भी मेनली जो है मैकेनाइज्ड हो, मैकेनिक बेस पे उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, वो सारे के सारे इंजीनियरिंग मेट्रो एरियाज में मेनली पाए जाते हैं। अगर सीमेंट की बात करें तो यूपी में सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सक्सेस है, खासकर आपका जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड एरियाज में, जिसमें कि आपका ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में राजहारा क्या है जगह, वहाँ पे जो चुर्क हो गया, चुनार चुर्क और दल्ला चुर्क, इस तरह से जगह हैं, वहाँ पे आपकी सीमेंट इंडस्ट्री बहुत सारी हैं। उसके अलावा जो है रायबरेली में भी सीमेंट इंडस्ट्री है। सीमेंट इंडस्ट्री आपका नोएडा गाजियाबाद साइड में भी एक आध है, वहाँ पे हरदोई में भी एक सीमेंट इंडस्ट्री है, और बहुत सारे पॉकेट्स में भी सीमेंट इंडस्ट्री आपकी यूपी में है। उसके अलावा जो है रेलवे के कहीं पे जैसे कि ट्रैक मतलब वो बनती हैं, धुरी बनती है, कहीं पे इंजन बनता है, कहीं पे रेलवे की कोचेज बनती है। जैसे रायबरेली में रेलवे के कोचेज बनते हैं आपका मडुआ डी करके जगह है, वाराणसी से थोड़ा सा मतलब कि दूरी में। तो वाराणसी मडुआ डी जो है लोकोमोटिव करके है, यानी कि लोकोमोटिव वर्क है। मडुआ डी में जो वर्क है वो बनारस लोकोमोटिव वर्क करके इसका नाम है, बनारस लोकोमोटिव वर्क है। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क एक तरह से रेलवे के वहाँ पे इंजन वगैरह बनाए जाते हैं। सिविल एविएशन में भी यूपी बहुत ज़्यादा आगे है, जिसमें HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के प्लांट्स यूपी के 2-3 शहरों में हैं। जैसे कि आपका जो है लखनऊ है, कानपुर है, उसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स वगैरह बनते हैं। गिलासवेयर की बात करें तो ये यानी कि बैंगल है, गिलास है, इसके भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यूपी में। जैसे कि फिरोज़ाबाद बहुत ज़्यादा इस मामले में प्रसिद्ध है। और उसके अलावा जो है सासनी हो गया आपका, नैनी सासनी मतलब यहाँ पे ये जो अलीगढ़ और एटा इस एरिया में कहीं सासनी पड़ता है जगह, वहाँ पे गिलासवेयर हैं। उसके अलावा जो है नैनी आपका इलाहाबाद प्रयागराज में वहाँ पे है, और चिन्हट लखनऊ में है, और बहजोई करके एक जगह है वहाँ पे है। तो ये गिलास की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं यूपी में, जो कि यूपी डोमिनेटेड है। उसके अलावा टूरिज्म की बात करें तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सारे के सारे हिस्ट्रिकल जितने भी पैलेसेस हैं यूपी में, जैसे कि आगरा है, लखनऊ है, वो यहाँ के हैं। रिलीजियस टूरिज्म में बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे कि वाराणसी है, अयोध्या है, प्रयागराज है, आपका मथुरा है, ये रिलीजियस टूरिज्म हो गया। उसके अलावा जो है इको टूरिज्म की बात करें तो आपका दुधवा पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं, बर्ड सेंचुरीज भी बहुत सारी हैं यूपी में। माइनिंग की बात करें तो बुंदेलखंड रीजन है स्पेशली, वो माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उसके अलावा जो आपका तराई बेल्ट है, भाबर रेंज है यूपी का, उस एरियाज में भी जो है रेता यानी कि बालू जो है सैंड माइनिंग होती है, और रिवर्स जो है बहुत सारे ला करके डिस्चार्ज करते हैं वहाँ पे सैंड, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम आते हैं। तो ये माइनिंग के लिए आपका कौन सी, बुंदेलखंड और तराई बेल्ट या भाबर एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे सैंड्स वगैरह की माइनिंग होती है बुंदेलखंड, ये आपका भाबर और तराई एरियाज में। अब बुंदेलखंड में वैराइटीज ऑफ द मिनरल्स हैं, उसका कभी मिनरल वाले टॉपिक में डिटेल पढ़ेंगे। सर्विसेज जो है जितने भी मेट्रो एरियाज हैं वहाँ पे सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग है, एजुकेशन है, मेडिकल सर्विसेज हैं, आपका IT है, IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं, आपका सॉफ्टवेयर है, इससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, KPO, BPO एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सर्विसेज में आएंगे। और यूपी के जितने भी मेट्रो एरियाज हैं वहाँ पे कहीं पे आपका सॉफ्टवेयर पार्क है, कहीं पे IT पार्क है, कहीं पे IT हब है, कहीं पे सेज है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं।
तो बैंकिंग, एजुकेशन, एजुकेशन हब की बात करें तो जैसे आपका वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, अलीगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, नोएडा गाजियाबाद हो गया, नॉलेज पार्क करके 2-3 पार्क हैं आपके ग्रेटर नोएडा में, ये सारे के सारे एजुकेशन हब में आ जाएंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री के में आ जाएंगे आपके। ऐसे बैंकिंग सर्विसेज आपके यूपी में बहुत सारे शहरों में हैं, और आपका आईटी सॉफ्टवेयर, ये आपका जो है नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा में आईटी हो जाएगा, कानपुर में है, आगरा में है, लखनऊ में है और प्रयागराज में है। आईटी सॉफ्टवेयर ये सब जो है बहुत ही वेल फ्लोरिश और वेल डेवलप्ड है। उसके अलावा इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, और इससे किसी तरह ना किसी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज? इमर्जिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो नंबर 1 पे डिफेंस एंड एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी हो गया, फिल्म हो गया, आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज, मेडिकल डिवाइसेज एंड फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, रिटेल एंड ई कॉमर्स, सेमीकंडक्टर, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। हमने इसको एक अलग से कॉलम क्रिएट किया क्योंकि यूपी में इसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं, और यूपी गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टर समिट्स वगैरह करा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया, या यूपी का जो टारगेट है 29 एंड 30 2019-2030 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने का जो यूपी का टारगेट है, उसके अंतर्गत इन्हीं को यूपी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, और इन्हीं के थ्रू अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाह रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन्हीं के थ्रू करना चाहती है, और उसी हिसाब से जो भी प्लानिंग पॉलिसीज चल रही हैं वो सारे के सारे इन्हीं पे फोकस्ड है। जिसमें देखिए नंबर 1 पे आपका डिफेंस है, एरोस्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज, आपका नोएडा वगैरह में बहुत सारे पार्क बन रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वगैरह के किनारे। फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म सिटी है आपके नोएडा में एक तरह से है। जितने भी आपके मास मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मास मीडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके सेंटर्स कहाँ पे हैं? नोएडा में ही हैं, तो ये सारे के सारे फिल्म में ही आ जाएंगे। उसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री भी यूपी के बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश और वेल डेवलप्ड है, खासकर पूर्वांचल बेल्ट में जो गोरखपुर है, वाराणसी, बनारस, वो इस एरिया में बहुत बड़े एरिया में आपको भोजपुरी बोली जाती है। कुछ सुपर स्टार भोजपुरी के भी यूपी से ही है, जैसे कि रवि किशन जी हैं आपके, निरहुआ करके कोई है, और समझिए अमरपाली दुबे, दे आल्सो बिलोंग फ्रॉम द यूपी। ये सारे के सारे यूपी के हैं। राजू श्रीवास्तव जी थे जो कि एक्सपायर कर गए। वो स्टैंडिंग कमेटी का जो पहला बंदा है जो कि स्टार्ट करने वाला है पूरे इंडिया में स्टैंडिंग कमेटियों को इंट्रोड्यूस किया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन दैट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इन द इंडिया में पहली बार स्टैंडिंग कमेटी का किसने शुरुआत की तो राजू श्रीवास्तव थे। और उसके अलावा जो है निरहुआ हुआ, और कौन ये जी हुए, और निरहुआ जी के अलावा एक आपके ये है क्या कहते हैं, रवि किशन जी हैं। तो ये सारे के सारे फिल्म इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, पोटेंशियल ऑफ वेल फ्लोरिश वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री है। और उसके अलावा यूपी ने इसकी अलग से पॉलिसीज भी लाई थी, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा जो है एग्जम्पशंस दिया गया है। उसको हम ही बात करेंगे जब पॉलिसी से रिलेटेड बातें होंगी। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो है आपका बहुत सारे मेट्रोज एरियाज में आपके पॉपुलर हैं और एस्टेब्लिश हैं, वेल एस्टेब्लिश हैं, जैसे कि नोएडा हो गया, कानपुर हो गया, आपका यहाँ पे आगरा वगैरह है। उसके अलावा मेडिकल डिवाइसेज एंड फार्मा, ये भी बहुत सारे इसके पार्क्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। और फार्मा यानी कि मेडिसिन में की बात की जाए तो यूपी में बहुत सारी जगहों पे मेडिसिन जो है बनाई जाती है, जिसमें कि आपका दिल्ली एनसीआर का बेल्ट हो गया, मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, इन सब जगहों पे केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल वगैरह इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। रिन्यूएबल एनर्जी की पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा है, और जो हम एनर्जी के टॉपिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिटेल एंड ई कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा यूपी का रोल है इस टाइप। सेमी कंडक्टर्स वगैरह और आपका डेटा सेंटर्स वगैरह के भी प्लांट्स और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए बहुत सारे प्रोविजन स्टार्ट किए गए गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक वगैरह भी यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कराया जा रहा है, और उसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, कुछ जगह तो इस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। और ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जो कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड था यूपी का स्पेशली। अब इसी से संबंधित हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका शुगर इंडस्ट्री इन यूपी। तो इसी से संबंधित हम इसी में ही कंटिन्यू कर देते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुगर इंडस्ट्री इन यूपी। जो शुगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो यूपी में शुगर कैन प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है शुगर कैन प्रोडक्शन में। अगर शुगर की बात की जाए तो शुगर प्रोडक्शन में यूपी सेकंड नंबर पे है, जबकि शुगर कैन प्रोडक्शन में यूपी किस नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है। पहली चीज तो ये हो गई। शुगर कैन प्रोडक्शन में यूपी 46% इंडिया का शुगर कैन यूपी में पैदा होता है, अप्रोक्सीमेटली 46%। तो पहले नंबर पे हम शुगर इंडस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करते हैं। शुगर इंडस्ट्री
शुगर इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो इस संदर्भ में फर्स्ट नंबर पे हम इसका क्या सिचुएशन है, क्या मतलब कि इससे क्या क्या रोल है यूपी की इकोनॉमी में, तो इसका क्या रोल एंड सिचुएशंस, क्या मतलब इसकी इस टाइम कंडीशंस हैं, ठीक है। इस मामले में शुगर इंडस्ट्री 5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो दिस सेक्टर सपोर्ट ओवर 5 मिलियन फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस सेक्टर सपोर्ट ओवर 5 मिलियन फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। देखिए शुगर इंडस्ट्री जो है 5 मिलियन का मतलब 50 लाख किसानों की रोजी रोटी के लिए यह सहायक है या सपोर्ट करती है। शुगर इंडस्ट्री यूपी में अप्रोक्सीमेटली 50 लाख फार्मर की रोजी रोटी इसी से जुड़ी हुई है। तो शुगर इंडस्ट्री से यूपी में 50 लाख किसानों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है या उससे निराश्रित, उस पर निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अराउंड मोर देन 1 लाख वर्कर्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ शुगर मिल। शुगर मिल में जो वर्कर काम करते हैं वनली यूपी में, उनकी जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 1 लाख है। तो 1 लाख या उससे ज्यादा वर्कर शुगर मिल में जो काम करते हैं वो है यूपी में। अच्छा, उसका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केन एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स generates an economy of 50,000 करोड़ इन स्टेट। देखिए कैन एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स जनरेट्स एन इकोनॉमी ऑफ 50,000 करोड़ इन यूपी में शुगर कैन और उससे बनने वाले जो बाई प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके जो शुगर कैन है यानी गन्ना है, गन्ने से बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, एक तो इससे शुगर बनता है, एक तो आपका जो है ये मोलासेस, इथेनॉल मोलासेस, और इस मोलासेस से फिर बाद में जो है केमिकल भी बनता है। केमिकल के अलावा एंड लिकर यानी कि वाइन, लिकर जो है वो भी बनता है, एंड लिकर। ये मोलासेस, लिकर, केमिकल एंड इथेनॉल, शुगर, और उसके अलावा कैन से आपका जगेरी, खंडसारी, भोर और क्या क्या मतलब कि जो कोल्हू क्रेशर से बनते हैं वो भी सब इसी में आएंगे। ये सारे के सारे प्रोडक्ट को मिला करके इनका जो योगदान है यूपी की इकोनॉमी में 50,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू इसी कैन से और कैन के बाई प्रोडक्ट्स से आती है। अब ये गन्ना है और गन्ने के बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, नंबर 1 में तो शुगर है, उसके अलावा इथेनॉल भी है, नेक्स्ट पॉइंट आपका मोलासेस है, नेक्स्ट केमिकल एंड लिकर है। ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, स्टेट टॉप्स द लिस्ट ऑफ कैन प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया के कैन प्रोडक्शन में यूपी पहले पोजीशन पे है। पूरी इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 46%
ऑफ कैन, कैन मतलब शुगर कैन, ऑफ कैन प्रोड्यूस्ड बाय यूपी। यूपी के द्वारा पूरी इंडिया के 40% शुगर कैन का प्रोडक्शन होता है। while it ranked at second position in term of sugar production, जबकि ये शुगर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया में दूसरे पोजीशन पे है। यानी चीनी, गन्ना पैदा करने में तो पहले नंबर पे यूपी है और चीनी पैदा करने में यूपी दूसरे पोजीशन पे है। चीनी पैदा करने में पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। इसका मतलब कि जो गन्ना इसका पैदा हुआ बहुत ज्यादा मात्रा में, जबकि चीनी में ये दूसरे पोजीशन पे आ गया। कारण यह है कि जो किसान होते हैं यहाँ के, उनको पैसे की जरूरत होती है, जिसके कारण वो अपना बहुत ज्यादा गन्ने का क्वांटिटी क्रेशर, कोल्हू, खंडसारी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, जैगरी बनाने के लिए वहां दे देते हैं और वहां इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है उनका। इसीलिए ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका। उसके अलावा एक पॉइंट और भी इसमें, देयर आर 119 यानी 119 शुगर मिल जो है यूपी में फंक्शनल है। कितने शुगर मिल हैं यूपी में? 119 शुगर मिल्स इन यूपी। इसको भी लिख सकते हैं, मगर हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा। देयर आर 119 शुगर मिल्स इन यूपी। इन कितने डिस्ट्रिक्ट में? इन 44 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इन 44 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। देखिए कहीं कहीं पे 120 लिखा रहता है, तो एक आध शुगर मिल कभी बंद हो जाती है एक आध सीजन के लिए, फिर अगले साल वो रनिंग में आ जाती हैं, तो इस तरह से भी होता रहता है। तो 119 शुगर मिल्स, देयर आर 119 शुगर मिल्स अंडर फंक्शनल कंडीशन इन 44 डिस्ट्रिक्ट आप उत्तर प्रदेश। कहीं कहीं पे ये 45 हो जाता है डेटा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट की जो है इसमें 93% प्राइवेट है और कोऑपरेटिव मात्र 24 है। तो 93 प्राइवेट है, कोऑपरेटिव 24 है और 3 गवर्नमेंट का अपना है। तो स्टेट गवर्नमेंट का है यूपी स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन। तो यूपी स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन उसके 3 यूनिट्स हैं और कोऑपरेटिव के जो है 24 यूनिट्स हैं। दूसरे नंबर पे कोऑपरेटिव है और पहले नंबर पे क्या है? प्राइवेट की जो है 93 यूनिट्स फंक्शनल है। ये हो गया आपका जो है शुगर कैन। अब देखिए ये कंडीशन है या ये स्टेटस है यूपी में शुगर कैन की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शुगर कैन जो प्रोड्यूसिंग एरियाज है उसके बारे में बातें कर लें। तो शुगर कैन के प्रोडक्शन में मेनली ये क्या है? ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब कि ये यूपी एक्चुअल में ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। क्लाइमेटिक कंडीशन है यूपी में, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण यूपी में ये क्रॉप बहुत टफ चैलेंज मिल रहा है आपको सदर्न स्टेट से यूपी को। और उसके अलावा भी यूपी में बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे बहुत सारी शुगर मिल्स हैं। लमसम 119 या 120 शुगर मिल अंडर जो है फंक्शनल कंडीशन में है यूपी में, और शुगर प्रोडक्शन के मामले में यूपी दूसरे पोजीशन पे है। तो शुगर कैन ग्रोइंग एरियाज, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? शुगर कैन ग्रोइंग एरियाज। देखिए जो शुगर कैन है उसके प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब यह है कि ये एक तरह से ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब है कि साल भर यहां पे हीट होना चाहिए एक सर्टेन लेवल पे। बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट होगा तो ये क्रॉप जो है एक तरह से ड्राई होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। रेनफॉल की अगर बात की जाए
एंड इरिगेशन, तो ये ज्यादा इंटेंसिव रेन की यानी इरिगेशन की जरूरत होती है कंपेयर टू पैडी के यानी धान के। धान में जितना इरिगेशन आपको करना है उससे कहीं ज्यादा शुगर कैन के इरिगेशन में आपको वाटर की जरूरत होती है, वाटर रिक्वायरमेंट्स होता है। तो एक तो ये है, तो अप्रोक्सीमेट हम यहां लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। उसके अलावा फ्रॉस्ट फ्री का मतलब कि कोल्ड टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। कोल्ड टेम्परेचर या आपका एक्सेसिव हॉट टेम्परेचर जो होता है एक्सट्रीम, वो भी आपका हार्मफुल है इसके लिए। उसके अलावा सॉइल जो है फ्राइएबल एंड लोम सॉइल, मतलब कि दोमट मिट्टी टाइप, अलूवियल सॉइल टाइप, ये सब चलेगा। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उस सॉइल में बहुत ज्यादा हो, जैसे कि साउथ का ब्लैक सॉइल, रिगर सॉइल, महाराष्ट्र का डेक्कन प्लेटू का, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी ज्यादा है कंपेयर टू द अलूवियल सॉइल ऑफ द गंगा प्लेन। इसलिए वहां पे ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस हैं, या फैक्ट्रियां उधर मूव कर रही हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सारी कंडीशन है शुगर की पैदा करने की। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी में दो एरियाज हैं, वहां पे शुगर इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं और शुगर कैन प्रोडक्शन एरियाज बहुत ज्यादा हैं। तो शुगर कैन ग्रोइंग एरियाज यूपी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक पे अपर गंगा दोआब रीजन। फर्स्ट नंबर पे क्या है? अपर गंगा दोआब, इसका मतलब कि ये रोहेलखंड प्लेन जो है, रोहेलखंड प्लेन यानी मेरठ उसके सराउंडिंग के जो डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा तराई बेल्ट। तराई बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो तराई बेल्ट है वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब कि वहां भी वेल फ्लोरिश्ड है, ये इंडस्ट्री है और बहुत सारे एरियाज में शुगर कैन पैदा होता है। तराई बेल्ट आप फुट हिल ऑफ हिमालय या आप यूपी, फुट हिल ऑफ हिमालय या उत्तर प्रदेश, इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ईपी सेंटर अगर वेस्ट यूपी में देखा जाए शुगर कैन का, तो वो मुजफ्फरनगर ईपी सेंटर है, सबसे हाईएस्ट नंबर पे है ये, मुजफ्फरनगर है ये। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं शामली। उसके बाद बागपत, बड़ौत, आपका सहारनपुर, सहारनपुर के बाद आपका मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद का जो बेल्ट है, ये सारे के सारे एरिया जो है आपका अपर गंगा दोआब में है। यहां पे शुगर कैन बहुत ज्यादा वेल फ्लोरिश इंडस्ट्रीज है। बजाज की बहुत सारी फैक्ट्रियां आपकी मुजफ्फरनगर में एक साथ काम करती हैं। मेरठ में आपकी श्रीराम ग्रुप की दौराला शुगर फैक्ट्री श्रीराम ग्रुप है। मवाना शुगर फैक्ट्री मतलब कि ये भी श्रीराम ग्रुप का है। ये एक ही बंदे की दो थी, बाद में दोनों डिवाइड हो गई अलग अलग, जो फैमिली डिस्प्यूट या फैमिली के बाद में बंटवारा, जो आप ऑफ स्प्रिंग में यानी कि बच्चों में जो बंटवारा होता है। तो मवाना, दौराला शुगर फैक्ट्री ऑफ मेरठ, ऐसे सहारनपुर में भी बहुत सारी है। आपका शामली में भी शुगर फैक्ट्रीज हैं, आपके हापुड़ में शुगर फैक्ट्रीज हैं, अमरोहा में शुगर फैक्ट्रीज हैं, और आपका ये क्या कहते हैं मुरादाबाद, आपका रामपुर, इन सब जगहों में बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज हैं। तराई बेल्ट में अगर हम देखते हैं तो लखीमपुर आ जाएगा आपका, लखीमपुर खीरी, उसके अलावा बहराइच, उसके अलावा बलरामपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के अलावा जो है आपका देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, इंडिया की पहली शुगर मिल जो है स्टार्ट की गई थी प्रतापपुर या प्रतापगढ़, प्रतापपुर जो है देवरिया में 1903 या 1904 में। तो ब्रिटिश ने जो मॉडर्न पैटर्न में जो शुगर मिल है वो पहले नंबर पे स्टैब्लिश किया था, कहां पे? देवरिया, प्रतापगढ़ में। और उसके अलावा ये देखिए लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, इन सब एरियाज में भी वेल फ्लोरिश शुगर फैक्ट्रीज हैं और शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरियाज है ये यूपी के।
इसके अलावा भी यूपी में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे शुगर कैन की फैक्ट्रियाँ हैं, सॉरी शुगर की फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें कि आपका बलिया है और इधर गाजीपुर है और ये आपका जौनपुर है, आजमगढ़ है, कुछ एरियाज में भी हैं, कानपुर के जो सराउंडिंग एरियाज है, रायबरेली है, इधर बहुत सारे एरियाज में भी आपके शुगर फैक्ट्रीज हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका लोकलाइजेशन फैक्टर्स क्या है। शुगर फैक्ट्री को लोकलाइजेशन यानी उसको एस्टेब्लिश करने के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो लोकलाइजेशन फैक्टर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग शुगर इंडस्ट्री इन यूपी। यूपी में शुगर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होने या करने के लिए लोकलाइजेशन फैक्टर यानी उसको इस्टेब्लिश करने के फैक्टर्स क्या क्या हैं। व्हाट आर द लोकलाइजेशन फैक्टर फॉर इस्टेब्लिशिंग द शुगर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री इन यूपी। यूपी में शुगर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। अब इसमें देखिए पहले नंबर पे क्या है कि ये रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। क्या है ये? रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। रॉ मटेरियल जो है या तो कोई भी रॉ मटेरियल पेरिशेबल होता है और वेट लॉसिंग भी होता है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लिख सकते हैं यहां पे वेट लॉसिंग एंड पेरिशेबल। तो शुगर कैन क्या है जो रॉ मटेरियल है इस इंडस्ट्री का, वो क्या है? गन्ना है। गन्ना रॉ मटेरियल है। और गन्ने की क्या कंडीशन है? एक तो वेट लॉसिंग होता है यानी इसका वेट लॉस होने लगता है। उसके अलावा खराब हो जाता है, ज्यादा दिनों तक आप उसको स्टॉक में रख नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये बल्की एंड हैवी होता है। बल्की एंड हैवी होता है, इसका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो रॉ मटेरियल इसकी कैसी क्या कंडीशन है? ये दो कंडीशन है। इन दोनों आधार पे शुगर फैक्ट्री कहां पे स्टैब्लिश होगी? यूपी में। तो फर्स्ट नंबर पे हम यहां पे लिख देंगे वेट लॉसिंग एंड पेरिशेबल। देखिए वेट लॉसिंग एंड पेरिशेबल का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री कहां पे स्टैब्लिश होगी? जहां पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी उसके चारों तरफ आपका सराउंडिंग एरियाज में, बहुत बड़े एरियाज में आपका जो है शुगर कैन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये वेट लॉसिंग है एंड पेरिशेबल है, तो क्या होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे? अवेलेबिलिटी ऑफ कैन इन सराउंडिंग एरियाज ऑफ इंडस्ट्री। यानी शुगर इंडस्ट्री वहीं पे स्टैब्लिश होगी जब उसके चारों तरफ बहुत बड़े एरिया में कैन है। क्योंकि ये कैन जो है बहुत आसानी से सूखने लगते हैं, वो खराब होने लगते हैं और उसका वेट जो सुक्रोज कंटेंट है वो एक तरह से खत्म होने लगता है, ड्राई होने लगता है। और उसी से चीनी बनेगी, गन्ने के रस से यानी सुक्रोज कंटेंट, उसी से चीनी बनेगी। तो वो आपका इसीलिए उसके चारों तरफ आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पेरिशेबल है, बहुत जल्दी खराब होने लगेगा। इस मामले में अगर हम देखते हैं तो ये जो है शुगर कैन की अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो वास्ट अलूवियल प्लेन ऑफ दोआबा रीजन, वास्ट अलूवियल प्लेन ऑफ दोआबा रीजन एंड तराई एरियाज ऑफ यूपी। अब यूपी की जो तराई एरियाज हैं, जो अलूवियल प्लेन है, उन सब जगहों पे ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं जहां पे शुगर कैन बहुत बड़े एरिया में पैदा किया जा सकता है। इसीलिए सारी की सारी इंडस्ट्रीज वहीं पे लोकेटेड है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये बल्की और हैवी एक तरह से इसका रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? बल्की। जब कोई चीज बल्की होगा तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है बहुत हैवी पड़ेगा।
तो उसकी ढुलाई करने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बचाने के लिए, कटिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हमेशा इंडस्ट्री के बीच में और जो आपका शुगर कैन फील्ड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बहुत पास में होना चाहिए, ताकि ये बल्क जो है, वहां पे लिख सकते हैं टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए इंडस्ट्री जो है क्या होना चाहिए आपको, वेल कनेक्टेड कैन फार्म लैंड विद फैक्ट्री डूर, यानी कि जो फैक्ट्री का दरवाजा है वहां से फार्म लैंड जो है, ये जो गन्ने की जो खेत हैं, वेल कनेक्टेड जो है मेटल रोड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये सारी की सारी सुविधाएं उन जगहों पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी के अंतर्गत, ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। उसके अलावा क्या है कि ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, ये ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, जबकि यूपी क्या है, सब ट्रॉपिकल है। तो यूपी में ऐसा लोगों ने सिस्टम को डिजाइन किया कि गन्ने की जो हार्वेस्टिंग है वो जब फ्रॉस्ट वाला टाइम या कोल्ड सीजन आता है तो गन्ने की कटाई कर देते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे एक फैक्टर्स हैं और ये सारे के सारे फैक्टर उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। अगर हम उसको ये देखते हैं, एक दूसरा पॉइंट इसी में हमें डिस्कस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू शिफ्ट शुगर इंडस्ट्रीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू सदर्न स्टेट। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण शुगर इंडस्ट्री आपका यूपी से, या नॉर्थ इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मेनली यूपी ही प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा शुगर का या शुगर कैन का। देखिए यहां पे क्वेश्चन हमारा ये बनता है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट लेड टू शिफ्ट शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम यूपी टू सदर्न स्टेट। वो क्या कारण है जिससे शुगर इंडस्ट्रीज यूपी की साउथ में शिफ्ट हो रही हैं या सदर्न स्टेट, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे शुगर इंडस्ट्री क्यों शिफ्ट हो रही हैं, उसके क्या क्या कारण हैं। अब इसके हिसाब से हम अगर कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं सदर्न स्टेट्स को और यूपी को तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फर्स्ट नंबर पे हम अगर यहाँ पे मेंशन कर दें यूपी और नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है साउथ स्टेट यानी कि सदर्न स्टेट्स। देखिए फर्स्ट नंबर पे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है यूपी में, नंबर 1 पे समर को देखते हैं। समर में टेम्परेचर यूपी का जो है एक्सट्रीम होता है, तो एक्सट्रीम हॉट विद 30 to 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, also blowing लू इन मई एंड जून। देखिए यूपी में क्या है, एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है समर के दिनों में, 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जो कि हार्मफुल है किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, शुगर कैन के लिए। जबकि साउथ में अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे क्या है कि सब ट्रॉपिकल कंडीशन है ये एक्चुअल में, और इतना ज्यादा एक्सट्रीम हॉट हो जाता है। साउथ जो है मॉडरेट रहता है कंपेयर टू इसके, तो कंसिस्टेंसी रहता है इसमें टेम्परेचर के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
एब्सेंस ऑफ लू, नंबर एक यहां पे लू नहीं फ्लो करता, और सपोर्टिव ट्रॉपिकल कंडीशन, ट्रॉपिकल कंडीशन जो है यहां पे ज्यादा सपोर्टिव है कंपेयर टू द स्काई। एक तो पॉइंट ये हो गया आपका। अब विंटर अगर हम देखते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड विद फ्रॉस्ट। ठंडियों में यूपी या जो नदन प्लेन है उसमें हम क्या जानते हैं कि एक फ्रॉस्ट होता है, एक पाला पाला गिरता है, जो कि इस क्रॉप के लिए हार्मफुल है। पाला क्या है? हार्मफुल है। तो यहां पे मॉडरेट रहता है विंटर। क्या रहता है? मॉडरेट विंटर विद मॉडरेट विंटर विद फ्रॉस्ट फ्री डेज। जब फ्रॉस्ट फ्री रहेगा यानी यहां पाला नहीं गिरता साउथ में, इसीलिए ये एरियाज के जो शुगर कैन प्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। ये क्या है? हैम्पर द, यहां पे हम लिख सकते हैं इट हैम्पर yields and production and productivity. It is more supportive to yield. ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने में सपोर्टिव है साउथ वाला क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये आपका सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट टाइप है। सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट हो जाता है ठंडियों में यहां का टेम्परेचर यूपी का। जबकि ये शुगर कैन क्या है? ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये कैन किस चीज का है? प्लांट। ये कैन ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, इसीलिए ज्यादा सूटेबल है। पहली तो कंडीशन आपकी ये हो जाएगी। उसके अलावा देखिए ईल्ड हो गया। ईल्ड कहां पे ज्यादा होगा आपका? ईल्ड सबसे ज्यादा आपका वहां पे साउथ में हो रहा है। उसके अलावा क्रशिंग सीजन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? क्रशिंग सीजन। ये फर्स्ट नंबर पे हमारा क्लाइमेट हो गया। सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? क्रशिंग सीजन, यानी गन्ने की जो पेराई होती है वो नॉर्थ इंडिया में 4 मंथ ही हो पाती है। कितने होती है? 4 मंथ होती है। तो यहां पे हम लिखते हैं यूपी एंड साउथ इंडिया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड नंबर पे क्या है? क्रशिंग पीरियड। ये 4 मंथ रहता है हार्डली यूपी में। 4 मंथ का मतलब कि ये नवंबर से स्टार्ट होता है और ये फरवरी तक चला जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने तक खाली क्रशिंग पीरियड होता है इनका। जबकि साउथ इंडिया की जो मिल्स हैं वो आपके अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं और अप्रैल तक इनका किस्ता रहता है गन्ना, यानी अप्रोक्सीमेट 6 मंथ के लिए इनका क्रशिंग पीरियड है। 5 to 6 मंथ, 5 से 6 महीने तक रेगुलर इनके गन्ने की मिलें चालू रहती हैं, चलती रहती हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन जो है आपका शुगर मिल जो है रन करता है, यहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रशिंग पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? रिकवरी रेट एंड सुक्रोज कंटेंट। देखिए रिकवरी रेट एंड सुक्रोज कंटेंट से तात्पर्य यह है कि 1 किलो चीनी कितने किलो गन्ने में से निकलती है, इसको हम कहते हैं रिकवरी रेट। द अमाउंट ऑफ शुगर कैन, सॉरी, व्हाट इज द रिकवरी रेट? द अमाउंट ऑफ शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ शुगर कैन, यानी कि शुगर कैन, कितने शुगर कैन से हम कितना चीनी पैदा करते हैं, उसी को कहते हैं रिकवरी रेट। यूपी में रिकवरी रेट 8 से 10% हार्डली माना जाता है।
यानी 100 किलो अगर आप गन्ना पेरते हैं या क्रश करते हैं, उस 100 किलो से यूपी में मात्र 8 केजी ही चीनी बनती है। यूपी में अगर 100 केजी गन्ना पेरा जाए या क्रश किया जाए, उससे हार्डली 10 केजी ही चीनी बन पाती है। जबकि साउथ में ये आपका रिकवरी रेट 12% है। 12% का मतलब कि 100 को केजी यानी 1 क्विंटल गन्ने से 12 किलो चीनी यहां पैदा होती है, बनती है। मतलब कि 12 किलो चीनी बन जाती है 1 क्विंटल गन्ने में। यहां पे 10 ही किलो तक चीनी बन पाती है। जो आपका जावा, सुमात्रा, फिजी, आपका ये क्यूबा, इन सब जगहों पे तो रिकवरी रेट 14% है। यहां पे क्या है? 14% है। कहां पे 14% रिकवरी रेट है? यानी 1 क्विंटल गन्ने से 14 किलो चीनी बनाते हैं जावा, सुमात्रा, जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, ये सॉरी इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल कंडीशन है क्लाइमेटिक के, जावा, सुमात्रा, फिजी, आपका मॉरिशस एंड क्यूबा, ब्राजील, इन सब जगहों पे रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। साउथ का तो कंपेरेटिवली यूपी से ज्यादा बेटर है। रेटूनिंग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेटूनिंग। रेटूनिंग ओनली 1 टाइम रेटूनिंग होता है यूपी में, मल्टीपल टाइम यानी कि 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा जो है रेटूनिंग होता है। रेटूनिंग से तात्पर्य है जो गन्ने की फसल है, मान लीजिए कि ये गन्ना है, गन्ने का ईख है, इसको क्या है, कट करने के बाद एकदम जमीन से थोड़ा सा ऊंचाई पे कट करते हैं। इसको ऐसे जमीन से थोड़ा सा ऊंचाई पे कट करने के बाद ये गन्ना जो है थोड़ी सी इसकी जड़ तो रह ही जाती है जमीन में, और हल्का सा यानी कि 4 to 5 इंच जो है ये जमीन के ऊपर भी रह जाता है थोड़ा सा हिस्सा। ये नेक्स्ट ईयर अपने आप उग जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो इसी को रेटूनिंग कहते हैं। यानी कि रेगुलर हर साल बुआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसी को क्या कहते हैं? रेटूनिंग कहते हैं। रेटूनिंग अगर हम देखते हैं तो एक बार आपने गन्ने की बुआई की और नेक्स्ट ईयर गन्ने के लिए फिर इसको काटने के बाद, इसको पैडी भी कहते हैं कहीं पे गाँव में, पैडी या इस तरह से, तो इसको इसे छोड़ दिया जाता है और ये अपने आप फिर उग जाएगा अगले साल, ठीक है, और गन्ना तैयार हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? रेटूनिंग। तो एक बार गन्ने की बुवाई हुई, अगले साल उसको काटा गया, और काटने के बाद एक बार फिर यहाँ पे किसान छोड़ देता है और फसल अगले साल फिर बोना नहीं पड़ता। तो मात्र एक बार ऐसा फार्मूला अप्लाई होता है यूपी में। जबकि साउथ के किसान मल्टीपल टाइम रेटूनिंग करते हैं, 4 to 5 टाइम्स आपका क्यूबा उबा में होता है। इसीलिए वहां पे शुगर के ज्यादा एडवांटेज है इसे इन सब के मुकाबले में आपके यूपी में। टाइप्स एंड साइज ऑफ मिल, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा टाइप्स एंड साइज ऑफ मिल। देखिए, एक तो स्मॉल है और उसके अलावा जो है आपका प्राइवेट्स की ज्यादा जो है मिल हैं, प्राइवेट मिल्स हैं यूपी में। उसके अलावा जो है ऑब्सोलेट, ओल्ड एंड ऑब्सोलेट हैं, मॉडर्नाइज नहीं हुए। यहां पे ज्यादातर कोऑपरेटिव्स हैं। कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि जो किसान गन्ने का सप्लाई करने वाला है वही सेल्फ उसमें ऑनर भी है, एडमिन में भी है वही, तो उसी की भागीदारी आपकी कंपनी को रन करने में भी है और वो गन्ना भी बो रहा है। इसलिए जो किसानों की जो बकाया होती है गन्ने की राशि, वो वाली समस्या यहां पे नहीं होती है साउथ में। तो सेम पर्सन जो है कोऑपरेटिव का मालिक भी है और गन्ने का सप्लायर भी है, तो इसलिए पेमेंट इशू जो है वहां पे ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा साउथ में। यहां पे पेमेंट इशू, डिलेड पेमेंट रहता है, ड्यूज हमेशा बाकी रहते हैं किसानों के, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। उसके अलावा जो है बाई प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? बाई प्रोडक्ट्स। देखिए, जो बाई प्रोडक्ट की अगर दी जाए बात की जाए तो जो बगास है, देखिए
शुगर कैन से जो है आपका क्या क्या बनता है, नंबर एक पे गन्ना क्रश होने के बाद उससे चीनी बन गई। उसके बाद जो उसका खोया है, ये बगास का मतलब खोया, उससे क्या क्या बन सकता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे कागज और लुगदी यानी कि गत्ता उत्ता बनता है, उससे आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड बनता है, कार्बन कॉर्टेक्स बनता है। ये सारी की सारी चीजें इससे बन सकती हैं। तो जो बाई प्रोडक्ट्स वो कम है यूपी में और साउथ में ज़्यादा है, बाई प्रोडक्ट बनता है। उसके अलावा जो इथेनॉल इथेनॉल है वो भी आपका यहाँ पे अभी बनना शुरू हुआ और यहाँ पे पहले से चल रहा है उसका। तो इसलिए बाई प्रोडक्ट के कारण भी साउथ के ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है। अब देखिए प्रॉब्लम्स, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं यूपी के किसानों को, यूपी के शुगर वाले मिल को गन्ने से संबंधित। तो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद शुगर कैन फार्मर्स एज वेल एज शुगर मिल ऑनर्स। शुगर मिल ऑनर्स और शुगर कैन में जो फार्मर्स हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं उससे रिलेटेड हम बातें कर लें। तो नंबर एक पे हम देखते हैं प्रॉब्लम्स में। पहले नंबर पे हम देखिए कोई भी चीज़ है पहले हम वही फार्मूला अप्लाई करें। एक ही फार्मूला है कि मान के चलिए हमने लिखा यहाँ पे प्रॉब्लम्स, हम यहाँ पे बातें करते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड। किस चीज़ की प्रॉब्लम? शुगर से, शुगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम। तो शुगर इंडस्ट्री की में दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो फार्मर्स है और एक उसके मिल के ऑनर्स। तो पहले नंबर पे हमें फार्मर्स, तो फार्मर्स की क्या क्या समस्या है, अब फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी हाल के दिनों में कुशीनगर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, इन सब जगहों पे किसानों ने स्विच ऑफ कर दिया शुगर कैन प्रोडक्शन करना और वो दूसरी क्रॉप की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं अभी हाल के दिनों में। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये किसान दूसरी क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके कारण सप्लाई रुक जाएगा इंडस्ट्री को, और जब सप्लाई रुक जाएगा तो उसका मतलब कि रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्रियां बंद होने लगेंगी या शुगर कैन शुगर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो फर्स्ट नंबर पे यहां पे हम लिख सकते हैं फार्मर्स ऑफ देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर and farmers of Kushinagar, Deoria, Balrampur, Bahraich and Shahjahanpur have suffered losses, in कैन प्रोडक्शन, कैन मतलब कि शुगर कैन, इन कैन प्रोडक्शन ड्यू टू दैट दे शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर क्रॉप्स, अभी हाल के दिनों में न्यूज में यह बात थी कि यहां के किसान बहुत सारे दूसरी मतलब क्रॉप की तरफ शिफ्ट होने लगे क्योंकि उनको घाटा लगा। अब घाटा लगने के कारण जब वो दूसरी क्रॉप की तरफ से जब शिफ्ट हो जाएंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, तो सप्लाई कैन की क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होगी, जिसकी वजह से शुगर फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन किसानों का क्या कहना है कि डिलेड पेमेंट एंड अनपेड ड्यूज, पेमेंट में इनका बहुत ज्यादा डिले रहता है और इनका ड्यूज भी जो है बहुत ज्यादा कई सालों के बकाए भी रहते हैं किसानों के, इसलिए ये लॉस में चलते हैं और इनकी समस्याएं खड़ी रहती हैं किसानों की। उसके अलावा एमएसपी ऑन wheat and paddy ensured better
प्राइसिंग, एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है उसके कारण कुछ पार्टिकुलर फसल है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। जैसे कि आपका एक तो पैडी यानी कि धान की फसल और दूसरे नंबर पे गेहूं की फसल। गेहूं और धान की फसल पे एमएसपी इंश्योर होने के कारण किसान जो है दूसरे प्रोडक्शन को, दूसरे क्रॉप्स को छोड़ करके इधर मूव कर गए। जैसे पहले वो पल्सेस और ऑयल सीड भी पैदा करते थे, बट उसको छोड़ करके गन्ना पैदा करते थे। तो इन समस्याओं की वजह से वो एमएसपी में उनको अच्छी, एक तो अच्छी रकम वो मिलती है और हर साल एमएसपी बढ़ाया भी जाता है और उसके लिए पॉलिटिक्स और राजनीति भी होती है। जो किसानों की जो ये ट्रेड यूनियंस है वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं इसके लिए, जिसकी वजह से किसान वीट और पैडी प्रोडक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैन इज ए मोनोक्रॉप, it required to await a long duration to convert in cash। गन्ना जो है एक मोनोक्रॉप है, यानी एक साल भर में, पूरे साल के राउंड में गन्ने से खाली एक फसल तैयार होती है एक खेत से। तो गन्ना अगर किसान लगाता है तो पूरे साल में मात्र एक फसल जो है लेता है, जबकि ये सब जो फसलें होती हैं वो साल में 2-2, 3-3 फसल ले सकता है किसान एक खेत से। तो उसका खेत फंस जाता है। उसकी भाषा में क्या, हमारा खेत फंस गया, इसमें एक फसल को बो करके। और दूसरी क्रॉप्स में हम मल्टीपल जो है टाइम क्रॉपिंग कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम पैदा कर लेते हैं, तो जिसके कारण उसको एक साल वेट करना पड़ता है उसकी क्रॉप्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। और किसान को अर्जेंसी होती है किसकी? ड्यू टू अर्जेंसी ऑफ मनी, कैन फार्मर्स sold at थ्रो अवे प्राइस, या मतलब कि थ्रो अवे, कैन फार्मर सोल्ड अवे टू जैगरी एंड जैगरी क्रेसर्स होते हैं कुछ गांवों में। उन क्रेसर्स वालों को किसान अपना गन्ना बेच देते हैं कि उनको इंस्टेंट टाइम पे पैसे की ज़रूरत होती है। किस टाइम में? जब क्रशिंग सीजन होता है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो किसानों को पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम पे किसान क्या करते हैं, अपने कैन को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गन्ने को वो उन्हीं क्रेशर के मालिकों को बेच देते हैं ताकि इंस्टेंट अमाउंट में उनको पैसा मिल जाए और अपने घर के जो कारोबार की जो ज़रूरतें होती हैं उसकी पूरी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो है ऑक्सफाम करके एक रिपोर्ट अभी आया था कुछ दिनों पहले, उसने ये क्लेम किया कि इंडिया में यूपी के बारे में उसने रिसर्च किया। ऑक्सफाम ने, एक एनजीओ है, और ये कहा कि जो फार्मर्स हैं उनके जो क्रॉप्स हैं, जो मिल ऑनर्स होते हैं, तो फार्मर्स फेस अनफेयर वेइंग एट मिल गेट्स एंड कलेक्शन सेंटर। एक पॉइंट ये भी हो जाएगा हमारा। ये क्लेम मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के मार्क्स आप कट भी सकते हैं, बट ये ऑक्सफाम का एक रिपोर्ट है। और वैसे मैंने आंखों से भी देखा है कि फॉल्स जो है मतलब कि काटा यूज़ किया जाता है और कम तौला जाता है किसानों के गन्ने को, उसको भी मैंने खुद प्रैक्टिकल भी देखा है। तो फार्मर्स फेस्ड अनफेयर weighing at mill gates and collection centers। मतलब कि किसान की जो गन्ना है, किसान जब गन्ना लेकर के जाता है, मिल के जो कांटे होते हैं, अलग अलग ऐसे कांटे होते हैं, वहाँ कलेक्शन सेंटर बनाया जाता है। हर 5 गांव 10 गांव पे एक ऐसे कलेक्शन सेंटर होता है और उस जगह पे जा करके किसान अपना गन्ना लेकर के जाता है। तो उसका सही
वेट नहीं किया जाता, वो कांटे में कुछ गड़बड़ी कर दी जाती है जिसकी वजह से किसानों को घाटा लगता है। ये भी एक फैक्टर्स है और एक प्रॉब्लम का ही हिस्सा है। अब देखते हैं हम मिल ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें गन्ने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। ये यूपी के किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अब यूपी के जो मिल ऑनर हैं गन्ने की, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर लेते हैं। तो मिल ऑनर में उनका क्लेम ये है कि गन्ने का जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट वो डे बाय डिक्रीज हो रही है। सो ऑल मिल ऑनर्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज क्लेम्ड अबाउट द इंक्रीजिंग cost of production of sugar and simultaneously they received low and less remuneration या profits in a crushing and in production of the sugar. So mill owner के पॉइंट से अगर बातें करें तो फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, मिल ऑनर्स। मिल ऑनर के पॉइंट से अगर देखा जाए तो उनका ये कहना है कि हाइक इन प्रोडक्शन कॉस्ट। मिल ऑनर का क्लेम क्या है कि हाइक इन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट जो बढ़ा इधर के दिनों में, उसका कारण क्या है? उसका कारण कई एक हो सकता है। उनका कहना यह है कि जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस है, स्टेट एडवाइस प्राइस, वो साल में बढ़ाई गई कई बार। पहले नंबर पे हम जान लें कि एमएसपी के बारे में। एमएसपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट 22 या 23 क्रॉप पे एमएसपी जारी करती है, यानी अनाउंस करती है। अप्लाई तो कुछ एरियाज में मात्र 2 या 4 क्रॉप पे ही होता है, बट अनाउंसमेंट जो है गवर्नमेंट खाली करती है, क्योंकि कोई लीगल नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी दाम पे ही वो ट्रेडर्स खरीदेंगे वो चीज़। बस ये खाली अनाउंसमेंट होता है एमएसपी का। ऐसे ही एमएसपी की तरह शुगर कैन का भी प्राइस निर्धारण होता है। तो शुगर कैन की जो प्राइस निर्धारण करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर जो है निर्धारण करती है, उसको क्या कहती है, कहा जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। उसको कहा जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारण करती है शुगर कैन यानी गन्ने की जो प्राइस, कि किसानों ये जो है मिनिमम सीलिंग लिमिट है, इससे नीचे किसान नहीं बेचेंगे, इसके ऊपर ही बेचना होगा किसानों को, या मालिक जो है मिल मालिक है, इससे नीचे नहीं खरीद सकते, इसके ऊपर ही खरीदना होगा। तो ये मिनिमम लिमिट होती है, ठीक है, इससे नीचे जो है नहीं खरीदेंगे, इसके ऊपर ही खरीदेंगे। तो इसको कहा जाता है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। सपोज दैट एट ए टाइम 355 जो है रुपये के हिसाब से पर क्विंटल जो है गन्ने की कीमत कितनी है, 355 रुपया पर क्विंटल है। इसी के आधार पे ये जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है, एफआरपी इसको भी कह सकते हैं, एफआरपी के आधार पे स्टेट एडवाइज्ड प्राइस कहलाता है। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस सारी स्टेट नहीं जारी करते, कुछ स्टेट जारी करते हैं, जिसमें कि आपका उत्तराखंड हो सकता है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है। ये लोग स्टेट एडवाइज्ड प्राइस जारी करते हैं। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस जो एफआरपी है इससे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि सेंटर ने तो निर्धारण कर दिया कि इससे नीचे नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। तो ये इस लिमिट की थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। सपोज दैट यूपी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, स्टेट एडवाइस प्राइस, एसएपी, सैप। यूपी का जो शुगर कैन का सैप है, स्टेट एडवाइस प्राइस, यानी मिनिमम गन्ने का रेट मिल ऑनर को इतने पे खरीदना ही होगा। वो यूपी गवर्नमेंट ने जो निर्धारण किया, यहां सेंटर ने 355 रखा, तो इससे ज्यादा ही करना होगा स्टेट को भी, मिल ऑनर को भी ज्यादा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है 370 कर देती है इसको पर क्विंटल, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी ने 370 जो है पर क्विंटल कर दिया है अपना एसएपी। ये दो चीज हो गई। अब मिल ऑनर जो है, मिल ऑनर जो है उनको 370, अगर यूपी का कोई है
तो यूपी के मिल ऑनर को 370 पे ही खरीदना होगा, उससे नीचे नहीं खरीद सकता। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जहां पे एसएपी निर्धारण नहीं है वहां पे मिल ऑनर को इतने पे खरीदना होगा। जहां पे साउथ में ये सब एमएसपी एसएपी वगैरह नहीं चलता क्योंकि वहां इतनी समस्याएं नहीं है। तो साउथ के मिल ऑनर जो है 355 जो ये सेंटर वाला निर्धारण है उससे नीचे नहीं खरीद सकते। इसी को एसएपी कहते हैं, स्टेट एडवाइस प्राइस। तो स्टेट एडवाइस प्राइस के कारण अभी एक डेलीगेशन जो उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश का, तो उन एसोसिएशन के लोगों ने अभी गवर्नमेंट से एक ऐसे मतलब कि एक डेलीगेशन फॉर्मल जाकर के मुलाकात किया और ये कहा कि एसएपी को बढ़ाया ना जाए क्योंकि एसएपी के कारण हमारा घाटा लग रहा है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट यहां पे हम लिख सकते हैं कि इन्होंने क्लेम क्या किया, रिकवरी हैज ड्रॉप्ड इन यूपी। यूपी में जो रिकवरी रेट है मान लीजिए 10% था तो वो 8% हो गया, यानी कि 100 केजी गन्ने से 8 किलो ही चीनी बना पा रहे हैं हम लोग। इसीलिए क्या है कि नो फर्दर राइज ऑफ एसएपी टू बी अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एसईपी को फर्दर बढ़ाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम लोग यहां पे लॉस उठा रहे हैं, हाइक इन प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा, इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। एक तो इन्होंने ये क्लेम किया। नेक्स्ट पॉइंट इनका ये क्या कहना है कि लो रेट ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है मिल ऑनर्स को, और इनका ये कहना है कि जो इसका सब्सिडी रेट है या जो रिइंबर्समेंट हो रहा है वो बहुत लो रेट पे हो रहा है, मिल ऑनर का कहना है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है बहुत ज्यादा पड़ रहा है। सो आवर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि जो ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो रिइंबर्समेंट वगैरह होता है वो आपका बहुत ही कम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस फॉर मोलेसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस फॉर मोलासेस। मोलासेस पे एक पार्टिकुलर जो है ये रेगुलेटेड प्राइस है, सॉरी कंट्रोल्ड प्राइस है, यानी कि गवर्नमेंट हर साल इसका मोलासेस का भी प्राइस जारी करती है। और इस मोलासेस का मतलब क्या होता है, जो रॉब होता है, गन्ने का जो माड़ रॉब कहते हैं, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि आपका जो है केमिकल बनता है उससे, उसके अलावा गन्ने के जो एफ्लुएंट मटेरियल होता है उससे जो है ये भी बनता है, क्या कहते हैं, खाद, फर्टिलाइजर भी बनता है। उसके अलावा जो है लिकर्स भी बनता है, यानी कि दारू, शराब। उसके अलावा जो है तो इस मोलासेस से बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, और इस मोलासेस का प्राइस गवर्नमेंट ने निर्धारण कर रखा है कि एक पार्टिकुलर पे ही जो है शुगर और जो मिल ऑनर्स हैं वो बेच सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। इसलिए इनका जो है लॉस हो रहा है इसमें, शुगर कैन प्रोडक्शन में। उसके अलावा जो है मैंडेटरी जूट पैकेजिंग, क्या है, मैंडेटरी जूट पैकेजिंग, यानी कि जो गिनी बैग्स होते हैं, यानी कि जूट में की जो बोरियां होती हैं उसी में ही शुगर जो चीनी है, चीनी को उसी में ही पैक करना है आपको। ये मिल ऑनर्स के लिए एक तरह से गाइडलाइन होती है, डिक्लेरेशन होता है गवर्नमेंट का, और इन सबको फॉलो करना होता है। तो जिसके कारण ये लॉस में रहते हैं हमेशा, और उनका प्रोडक्शन जो है लॉस में रहता है, और वो प्रॉफिट्स सफर करते हैं, प्रॉफिट की समस्या, मतलब कि उनकी प्रॉफिट कम होती जा रही है शुगर मतलब कि मालिकों की और मिल ऑनर की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि शुगर से बनने वाले बाई प्रोडक्ट्स में आपका, जैसे शुगर तो मेन प्रोडक्ट हो गया, अब उसके अलावा मोलासेस से आपका जैसे केमिकल बनता है, मेडिसिन कुछ बनता है, कुछ आपका फर्टिलाइजर बनता है, उसके अलावा लिकर्स हो गया, और गन्ने का जो खोया है, खाली खोया उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है,
उससे आपका बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड में कुछ चीज़ें हैं, गत्ता बनता है, कागज़ बनता है, लुगदी, और उसके अलावा कार्बन कॉर्टेक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट उससे भी बनते हैं। तो वो सारे के सारे बाई प्रोडक्ट्स जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनने के कारण इन लोगों का प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा पड़ जाता है। अगर बाई प्रोडक्ट्स मल्टीपल बनने लगे, जैसे साउथ की मिल में वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो इसी वजह वो ज़्यादा सक्सेस है कंपेयर टू द यूपी। अब हम यहीं पे विराम लेते हैं, और हमने आज यूपी की जो शुगर फैक्ट्रियाँ हैं उसकी समस्याएं उन सब के बारे में पढ़ लिए। और अब हमारा जो अगला टॉपिक्स होगा वो आपका कॉटन इंडस्ट्री है। उसके अलावा जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉटेज इंडस्ट्री, MSME वगैरह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम MSME के बाद इन्वेस्टमेंट्स है यूपी के, उससे रिलेटेड हमारे टॉपिक्स आएंगे। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ओके भाई।